अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, क्या मुल्की इस्टेब्लिशमेंट मौजूदा हुकूमत का मज़ीद बोझ उठाने के इल्ज़ाम से अब निकलना चाहती है? अगरचे अपोजिशन खुसूसन तहरीक इंसाफ ये इल्ज़ाम लगाती आ रही है कि हुकूमत को रियासत न सिर्फ सपोर्ट कर रही है बल्कि उनकी नाअहलियों का बोझ भी उठा रही है। इन इल्ज़ामात की तस्दीक उस वक्त होती है जब मुस्लिम लीग के रहनुमा और हुकूमती वज़रा ख़ुद ये कहते हैं कि मौजूदा जो सेटअप है ये एक हाइब्रिड मॉडल है। कुछ तो यहाँ तक कहते हैं कि हमसे हुकूमत बनवाई गई है, और तो और ख़ुद वज़ीर आज़म साहब ने PTI के एहतजाज को नाकाम बनाने पर आर्मी चीफ की मदद को क्रेडिट किया। अब साफ जाहिर है कि हुकूमत क्रेडिट करने के बहाने जो है वो अपनी जो कुछ उन्होंने किया उसकी ज़िम्मेदारी इदारों पर डालकर एक पेज पर होने का जो तासुर है इसको तो ज़ाइल नहीं होने देना चाहती। बस यही वो नुक्ता है जिसे सेनेटर फैसल वाडा क्लियर करते हैं कि हुकूमत जो बयानिया बना रही है कि इस्टेब्लिशमेंट बामुकाबला PTI है, ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने मौजूदा हालात के वे आउट के लिए 2 तलाक़ों को ज़रूरी करार दिया है, एक हुकूमती खात्मा, दूसरी कौन सी है? पिछले हफ्ते कंवर दिलशाद साहब ने भी सेटअप के हवाले से, सेटअप में तब्दीली के हवाले से हमारे ही प्रोग्राम में कहा था कि मोहसिन नकवी साहब को अगला वज़ीर आज़म बनाए जाने पर गौर हो रहा है। इस हवाले से बड़ी चहमगोइयाँ हो रही हैं। क्या कहा था उन्होंने, ज़रा देखिए। मौजूदा हुकूमत जो है वो मुल्क के सियासी निज़ाम में कोई अहम तब्दीली लाने में वो नाकाम रही है। इन हालात में नजर आ रहा है कि भाई ये अगर सारा सेटअप तब्दील हो जाता है तो मुमकिन है कि तमाम सियासी जमातों में अफवाह तफहीम पैदा हो जाए। एक सीट जो है लाहौर से खाली करवा के और मोहसिन नकवी साहब को आइंदा मुस्तकबिल में एक अहम जिम्मेदारी सुपुर्द की जा सकती है। फैसल वाडा और कंवर दिलशाद की बातों को अगर देखा जाए तो लगता है कि हुकूमत के लिए सब अच्छा नहीं है। सवाल उठता है कि क्या वाकई नून लीग की हुकूमत सिस्टम के लिए एक बोझ बन गई है जिसे किसी भी वक्त उतार कर फेंका जा सकता है? अभी हुकूमत इस्लामाबाद मार्च और डी चौक ऑपरेशन के आफ्टर शॉक से निकली नहीं कि इमरान खान ने सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने का इंदिया दिया है। इमरान खान ने हुकूमत से 2 मुतालबात पर मुज़ाकरात के लिए 5 रुकनी कमेटी भी बनाई है। पहला मुतालबा ये है कि सियासी जो कैदी है उनकी रिहाई, जबकि दूसरा मुतालबा है कि 9 मई और 26 नवंबर के जो वाक़यात हैं इस पर जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन 3 जजेज़ हैं उनके नीचे GIT बनाई जाए। ये उनका दूसरा मुतालबा है। उन्होंने वार्निंग दी कि अगर हमारे मुतालबात 13 दिसंबर तक पूरे ना हुए तो 14 दिसंबर से सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करेंगे। जाहिर है सिविल नाफरमानी की तहरीक किसी भी ऐसी हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज साबित हो सकती है जिस पर पहले ही फॉर्म 47 को लेकर बड़े सवालात उठ रहे हों, इन इल्ज़ामात को लेकर वो चल रहे हों, और ऐसे में PTI की जारहाना सियासत जो PTI कर रही है, वहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी नाराज़ है जो हुकूमत जाने की अवलीन वजह बन सकती है। पीपल्स पार्टी का शिकवा है कि नून लीग हुकूमत साजी के वक्त किए गए जो वादे थे उनको पूरा नहीं कर रही है, और दूसरा ये कि हुकूमत आम फैसले जो करती है उसमें पीपल्स पार्टी को एतमाद में नहीं लेती है। गुज़श्ता रोज़ नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की बिलावल भुट्टो से मुलाकात भी हुई जिसमें मसाइल के हल के लिए कमेटियां बनाकर मुज़ाकरात करने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। नून लीग ने पीपल्स पार्टी के साथ जो मुआहदे ये किए या वादे किए, इसहाक़ डार तो उन कमेटियों का भी हिस्सा थे। सवाल ये है कि इसहाक़ डार साहब पहले मुआहदों को यकीन बना नहीं पाए, तो अब इससे वो क्या जो है वो इससे ज़्यादा जो है वो मुख्तलिफ कर लेंगे। दूसरा चैलेंज मौलाना साहब की भी नाराज़गी है। मौलाना साहब नाराज़ हो रहे हैं। JUI कहीं अपोजिशन इत्तेहाद में अगर शामिल हो गई, और जिस तरह लॉन्ग मार्च का भी कहा जा रहा है कि मौलाना साहब अगर निकल गए तो हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाएगी। मदारिस के रजिस्ट्रेशन को लेकर मौलाना फजलुर रहमान ये कह चुके हैं कि अगर हुकूमत ने 7 दिसंबर तक मदारिस बिल पर दस्तखत ना किए तो 8 दिसंबर को पेशावर में आइंदा का लाहे अमल देंगे। पिछले चंद दिन से एक बार फिर मौलाना फजलुर रहमान की रहायशगाह जो है वो सियासी मुलाकातों का मरकज़ बनी हुई है। बिलावल भुट्टो मिले हैं, फैसल वाडा जाकर मुलाकात कर चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मौलाना के साथ होने वाली आम मुलाकातों में मदारिस की रजिस्ट्रेशन ही डिस्कस हो रही है या मामला कुछ और भी है? सवाल ये भी है कि क्या मुस्लिम लीग नून अपनी आंखों के सामने खुद को सियासी तौर पर तना होते देख नहीं रही है क्या? ऐसा क्यों है कि शहबाज शरीफ हुकूमत से अपोजिशन खुश है, ना ही इनके अपने इत्तेहादी खुश हैं, और ऊपर से कहा जा रहा है कि शायद
जो रियासत है वो भी इस हुकूमत से जो है वो तंग आ रही है और नए सेटअप की भी जो है वो बातें हो रही हैं। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं राना एहसान अफजल साहब हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, अभी एक चैलेंज से निकले हैं आप लोग। 26 नवंबर का जो एहतजाज की कॉल थी उसके बाद जो कुछ हुआ सबके सामने है। अब एक बार फिर से तहरीक इंसाफ जो है वो 2 मुतालबात उनके हैं जिसके लिए 5 रुकनी उन्होंने कमेटी बनाई है। उन मुतालबात तो आपको मैंने बता ही दिए कि क्या उनके 2 मुतालबात हैं। वो कह रहे हैं अगर मुतालबात ना माने तो फिर वो सिविल नाफरमानी की तहरीक की तरफ जाएंगे। ये कितना आप लोगों के लिए चैलेंज है उनका ये जो दावा है, मुतालबा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, लास्ट कॉल तो फ्लॉप कॉल बन चुकी है और कोई पूरे पंजाब से कोई नहीं निकला और जो इंतशारी एजेंडा ये लेके गए थे वो भी जो है वो बिल्कुल अब वो वापस चला गया है। तो वो किस बेसिस पे अब अगली वो कॉल देने जा रहे हैं जो सिविल नाफरमानी की, और कौन उनकी कॉल सुनेगा? तो मैं तो समझता हूँ कि ये कोई इतना अब पीटीआई कोई इतनी अब कोई सीरियस किस्म की कोई ऑपोजिशन या स्ट्रीट पावर दिखाने में नाकाम रही है और इंतशारी एजेंडा इनका जो है वो एक्सपोज हो चुका है। तो हमें कोई इतना कोई सीरियस कोई ये हम नहीं समझते कि कोई इनकी कॉल से कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा। ये जरूर है कि जहां बेलारूस के सदर आए थे, इन्होंने मुल्क के मफादात के खिलाफ ये काविश की और फिर इन्होंने कोई 40 के करीब पुलिस की व्हीकल जलाई, 150 पुलिस वाले इंजर किए, टेयर गैस शेल का इस्तेमाल किया। तो एक वायलेंट प्रोटेस्ट था। अब भी जो ये कॉल दे रहे हैं कि ये ओवरसीज पाकिस्तानी पैसे ना भेजें, तो इससे क्या नून लीग को नुकसान होगा? ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो बदकिस्मती से जो भी पीटीआई की मूव होती है वो पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ होती है। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी अवाम उसको रद्द कर देगी और ये कोई इतना हमारे लिए सीरियस चैलेंज नहीं है। फैसल वाडो साहब कह रहे हैं कि अब मुश्किलात जो हैं वो आप लोगों के लिए भी बढ़ सकती हैं, सिस्टम में तब्दीली की भी हर तरफ से बातें हो रही हैं। आप देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आप लोगों से नाराज़ है। वो तो जब से हुकूमत बनी है वो कहते हैं ना इज़्ज़त मिलती है यहाँ पर, ना यहाँ पर सियासत हो रही है, ना उनको ये महसूस होता है कि आप लोग उनके जो है ना वो आप लोगों के बहुत ज़्यादा आम इत्तेहादी हैं। मौलाना साहब नाराज़ हो रहे हैं, तो मुश्किलात तो आप लोगों के लिए हो सकती हैं। नहीं, देखिए, असल में ये जो तब्दीली की बातें हो रही है इसका एक बैकग्राउंड है। पाकिस्तान को प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की लीडरशिप के अंदर जो है वो डिफॉल्ट के जो नारे लगते थे उससे निकल के, और जो 40% पे महंगाई थी उससे हम 4.5-5% से भी नीचे जो है वो महंगाई की शरह आ चुकी है। सूद की शरह बड़ी तेजी से नीचे आ रही है। आपके रिजर्व 16 अरब डॉलर के, पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व 16 अरब डॉलर पे पहुंच चुके हैं। एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, रेमिटेंसेस बढ़ रही हैं। तो मुल्क जो है उसने स्टेबिलिटी तो अचीव कर ली है माशी तौर पे, अब ये ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है। तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग चाहेंगे कि अब मुल्क जो है एक मुश्किल से निकल के अब फैसल वाडा साहब कहते हैं भले ही महंगाई नीचे आ गई है लेकिन इसका क्रेडिट जो है वो नून लीग नहीं ले सकती है। मुस्लिम लीग नून को खतरा अपने बोझ और खुद से ही है। देखें, नून लीग जो है वो चला रही है ना, एक हुकूमत तो नून लीग की है और पहले भी पीडीएम हुकूमत भी हमारी थी। तो वो अगर कोई क्रेडिट हमें ना भी देना चाहे उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारी मेहनत आईएमएफ से मुआहदे, उसके अंदर गवर्नमेंट का बड़ा एक मेजर रोल है, बल्कि पूरा रोल है। तो ये जिसने नहीं देना वो ना दे, लेकिन अवाम तो समझती है ना कि जो काविश और कोशिश हम कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो बेहतरीन हैं, वो पॉजिटिव हैं, बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जब ऐसे हालात हों तो हर एक का दिल करता है कि उसको अब एंट्री मिल जाए हुकूमत में या किसी तरीके से उनका रास्ता बन जाए। तो ये वो सारे आपको लग रहा है कि फैसल वाडा साहब एंट्री लेना चाह रहे हैं, उनको जरूरत है एंट्री की? देखिए, बिल्कुल ये वो लोग हैं जो अभी बाहर बैठे हुए हैं और उनकी कोशिश है कि अब हमें भी हिस्सा मिल जाए, क्योंकि मुल्क तो ठीक हो गया है। जो मुश्किल जो मरहला था वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की लीडरशिप में पीएमएलएन ने मुल्क को जो है वो सही सिमत पे चढ़ा दिया है। जिनको आप हिस्सा देना चाहते हैं, कुछ देना चाहते हैं, पीपल्स पार्टी उनको आप वजारतें देना चाहते हैं, आप लोगों की ख्वाहिश है कि काबीना में आए, वो भी बोझ उठाए, वो तो हिस्सा लेना नहीं चाहते, वो तो शौक से हिस्सा नहीं लेना चाहते।
तो हम भी किसी के पीछे तो नहीं हम जा रहे कि आप हिस्सा ले लें। हम तो हुकूमत चला रहे हैं, हमारा रिफॉर्म एजेंडा लॉन्च हो चुका है, चाहे वो FBR हो, पावर सेक्टर हो, आपकी जो जिस मर्जी शोबे, पेट्रोलियम हो, माइंस एंड मिनरल्स हो, आपके फॉरेन रिलेशनशिप्स इस वक्त बेहतरीन जा रहे हैं दुनिया भर के अंदर, क्योंकि ये जो निजाम है ये कामयाब हो गया है, इसके रिजल्ट्स आना शुरू हो गए हैं। तो कौन नाकाम बनाना चाहता है? कौन मोहसिन नकवी साहब को फिर वजीर आजम बनाना चाहता है? वो किन के करीब है? या फैसल वाडा साहब किन लोगों के करीब है? मैं तो आपको बता रहा हूं ना, जो अब ये निजाम कामयाब हो गया, इसके नतायज आना शुरू हो गए हैं। जो लोग इक़्तिदार में नहीं है, अब उनको वो बिल्ली को छींचड़े नजर आते हैं कि किसी तरीके से हमारी एंट्री पड़ जाए। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट कंफर्टेबल है, हमें पता है इंशाल्लाह ताला मईशत आगे और बेहतर होने जा रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी मुल्क में बढ़ने लगी है, सरमायाकारी हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं कि आने वाले। कंफर्टेबल हैं आप लोग? बिलावल साहब देखे ना, वो पीपल्स पार्टी शुरू से ही आप लोगों से नाराज है। अब डार साहब जो जब मुआहदे हुए, वादे हुए, तब उन मीटिंग्स का हिस्सा थे, तब डार साहब को नहीं पता था कि ये मुआहदे हम कर रहे हैं, हम पूरे कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, ये वादे किए हैं ये कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे। अब जिम्मेदारी भी डार साहब पर डाली गई कि आप जाएं इनको मनाएं जाके। तो ऐसे क्या मुआहदे, ऐसे क्या वादे थे कि जो डार साहब ने किए वो पूरे नहीं हुए, दोबारा अब उनको कह रहे हैं जाके वो करें? एक टफ टाइम तो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, एक धचका तो है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कंधों से हाथ उठा लिया तो धड़म से हुकूमत अब गिर जाएगी। नहीं, देखिए, ये भी लोगों की जरूर ख्वाहिश हो सकती है। इसी तरह की प्लानिंग लोग करते रहते हैं कि किसी तरीके से हम इस निज़ाम को जरा धर्म भरम कर दें या आगे पीछे कर दें, लेकिन ये लोगों की काविशें, कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। हम पीपल्स पार्टी के साथ इंगेज्ड हैं, हमारे लिए उनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। उन्होंने जो कंसर्न्स उनके रेज किए हैं, बिल्कुल उनको हम देखेंगे, लेकिन हम तो वैसे भी देखें एक ट्रांसपेरेंट तरीके के साथ चल रहे हैं। बिल्कुल, अगर हमारे कोई पुरानी कोई कमिटमेंट्स हैं लेकिन IMF का मुआहदा उसके आड़े आ रहा है, तो वो हकायक हम उनको बता देंगे। तो ये बात ये कि हम वी आर कमिटेड कि हम पीपल्स पार्टी के साथ अपने इश्यूज रिजॉल्व करें, और हमें नहीं लगता कि IMF के मुआहदे की आड़ में क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं? ये आप कह रहे हैं ना IMF। मैं आपको मिसाल दे रहा हूं ना कि मिसाल के तौर पे जो PSDP के अंदर जो सिंध कुछ प्रोजेक्ट्स थे, वो क्योंकि वो प्रोविंशियल नौयत के थे, तो उनको कहा गया कि वो प्रोविंशियल नौयत के प्रोजेक्ट्स ADB से होने चाहिए, आपके प्रोविंशियल डेवलपमेंट फंड से होने चाहिए। तो इस तरह के इश्यूज आए थे, तो वो हमने बेशक, अगर हमारी सोच थी कि हम इसको कर भी लें, लेकिन हम नहीं कर पाए क्योंकि IMF का मुआहदा आपका था और उनकी कोई रिस्ट्रिक्शंस थी। मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूं। बहरहाल हम कमिटेड हैं कि हम पीपल्स पार्टी के साथ मिलके उनके कंसर्न्स भी दूर करें, जिस हद तक हम कर सकते हैं और हमारे हाथ में चीजें हैं बिल्कुल हम करेंगे। और मेरे ख्याल से कोई ऐसा इशू नहीं है, आगे जाके चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी। और मौलाना साहब के साथ जो मामलात हैं, देखिए, मौलाना साहब का अभी ये जो मदरसा रजिस्ट्रेशन बिल के हवाले से है कि वो बर वक्त उसको पास कर दिया जाए, वो हमने तो प्रेसिडेंट को भेज दिया था। प्रेसिडेंट ने कुछ उसमें से इश्यूज रेज किए हैं, उनको देखा जा रहा है, और इंशाल्लाह ताला पीपल्स पार्टी भी इंगेज्ड है JUIF के साथ, और हमारी जमात भी जो है वो उनके साथ राब्ते में है। तो हम इंशाल्लाह उनसे रिजॉल्व कर लेंगे। और JUIF ऐसी जमात नहीं है जो मुल्क मुखालिफ जो है वो कोई एहतजाज करे। अगर वो जो भी ऑपोजिशन में करती है वो तनकीद बराए इस्लाह उनका मकसद होता है, तो हम उनके साथ इंगेज्ड हैं। 5 रुकनी कमेटी जो बनाई है खान साहब ने मुज़ाकरात के लिए, हुकूमत इस पर आगे बढ़ना चाहती है, वेलकम करती है जो कमेटी बनाई है मुज़ाकरात के लिए खान साहब ने? देखिए, पहले तो जो हिसाब लेना होगा हमें, जो 150 पुलिस वाले इंजर हुए हैं, जो इन्होंने शेल इस्तेमाल किए हैं रियासती इदारों के खिलाफ, जो इन्होंने शहीद किए हैं रेंजर और पुलिस वाले, जो इन्होंने जलाओ घेराव किया है, पाकिस्तान की तारीख का वायलेंट तरीन प्रोटेस्ट था, सूबे के वसाइल के ऊपर था, और जिस तरीके से बेलारूस के सदर आए उसको सैबोटाज करने की कोशिश की, जो ये लाशों की तलाश में दोनों तरफ हुआ है। जान तो एक भी कीमती है, जान तो आपके अपने वुज़रा कह रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं राना साहब आपके? नहीं, राना सनाउल्लाह साहब की सुने ना, आपके और लोग हैं वो कह रहे हैं हुआ है, लेकिन ये ज्यादा बताते हैं। नहीं, जान एक भी नहीं जानी चाहिए। हाँ, ना उधर से ना उधर से। हाँ, तो जो PTI वालों तो पूछे ना, किसने कहा था कि संजरानी में जब बैठने को कह रहे थे तो डी चौक क्यों गए? क्यों इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अहकामात जो है वो इन्होंने रद्द किए? क्यों ये वायलेंट हो गए? और ये वायलेंस जो है इंस्टिगेट किया गया, ये प्लानिंग थी कि लाशें गिरें, और इसकी जिम्मेदार PTI है।
तो इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि ये इनके अज़ाइम जो हैं, मकासद जो इनके हैं, वो एंटी पाकिस्तान है। अभी ये जो कॉल दे रहे हैं कि रेमिटेंसेस ना भेजे ओवरसी पाकिस्तानी, उससे क्या पाकिस्तान को फायदा होगा या पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी आएगी? वैसे तो लोगों ने सुननी नहीं है इनकी कॉल, लेकिन इनकी हर कोशिश, हर कॉल जो ऑपोजिशन में ये करते हैं वो मुल्क के मफादात के खिलाफ होती है। तो कोई गुंजाइश नहीं है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात की? देखिए, मेरे ख्याल से ये फ्लॉप जो इनकी हुई है, एक फ्लॉप शो जो इनका ये 26 नवंबर को और ये 24 से 26 नवंबर को जो फाइनल कॉल थी, ये अगली कॉल भी फ्लॉप शो होने लगा है। मुल्क तंग आ चुकी है इनके इंतशारी एजेंडे से, पाकिस्तानी कौम तंग आ चुकी है इनके इंतशारी एजेंडे से। इनको पाकिस्तान की कौम नहीं रद्द कर देनी है ये कॉल, किसी ने इसका हिस्सा नहीं बनना। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना अफजल साहब मेरे साथ है, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, क्या 9 मई की तरह 24 नवंबर की कॉल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उल्टी पड़ गई है? लग ऐसे रहा है जो दबाव हुकूमत पर बढ़ाना चाहती थी पीटीआई, वो खुद उसके दबाव के नीचे दब गई है। फाइनल कॉल से इमरान खान को रिहाई तो नहीं मिली, उल्टा नाराज़ रियासती इदारे और नाराज़ हो गए हैं। मौजूदा सूरत हाल में इस्टेब्लिशमेंट के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही है, ना ही शहबाज शरीफ की हुकूमत कोई लचक दिखाने पर तैयार है। 24 नवंबर का एहतजाज नाकाम हुआ और इसके बाद पीटीआई में तंजीमी बहरान भी, ये भी किसी से ढका छुपा नहीं। जहां पार्टी क़यादत नाकामी का मलबा एक दूसरे पर डाल रही है, वहीं अडयाला जेल में कैद इमरान खान ने मुल्क में सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने का इंदिया दिया है। एहतजाज को लीड करने वाली बुशरा बीबी ने भी एहतजाज की नाकामी को खुद पर नहीं लिया। वो कहती है कि मुझे डी चौक पर अकेला छोड़ दिया गया था, मैं भागने वाली औरत नहीं हूँ। यानी इसे क्या समझा जाए कि एहतजाज में शामिल दूसरे लीडर्स, खुसूसन अली अमीन गंडापुर, इनकी हिदायत नहीं मान रहे थे? उससे पहले बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज वट्टू भी ये वाज़े कर चुकी हैं कि बुशरा बीबी को ज़बरदस्ती एहतजाज से ले जाया गया था। तो सवाल ये है कि क्या पार्टी की इस नाइत्तफ़ाक़ी में मुल्क में सिविल नाफरमानी की तहरीक कामयाब हो पाएगी या तहरीक इंसाफ एक बार फिर सियासी गलती करने जा रही है? 24 नवंबर के एहतजाज के बाद से पीटीआई की पूरी क़यादत में मुकदमात दर्ज हो चुके हैं। सिर्फ इमरान खान पर ही 14 नए मुकदमात दर्ज किए गए हैं, जिनमें कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत दहशतगर्दी की दफ़ात शामिल हैं। इमरान खान पाकिस्तान के दूसरे साबिक़ वज़ीर आज़म होंगे जिन पर कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया है। इससे पहले 1974 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर कत्ल का मुकदमा हुआ था, जिसकी वजह से उन्हें तख्ता-ए-दार पर लटका दिया गया था। गुज़श्ता रोज़ नाज़रीन, अडयाला जेल में GHQ हमला केस की भी समाअत हुई, जिसमें तकरीबन 1.5 साल के बाद इमरान खान समेत 100 मुल्ज़िमान पर फ़र्द जुर्म आयद की गई है। फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद अटक पुलिस ने हिफाजती ज़मानत होने के बावजूद अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब और साबिक़ सूबाई वज़ीर क़ानून राजा बिशारत को अडयाला जेल के बाहर से गिरफ्तार किया और उन्हें ATC अदालत ने उन्हें रिहा कर दिया। एक तरफ जहाँ डी चौक एहतजाज के बाद पीटीआई रहनुमाओं पर सख्तियाँ बढ़ गई हैं, वहीं इमरान खान ने मुल्क में सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करने का इंदिया दे दिया है और कहा है कि मुतालिबात की मंजूरी अगर नहीं होती उसके बाद ये तहरीक शुरू होगी। लेकिन मुज़ाकरात के लिए 5 रुकनी कमेटी भी बनाई है, जिसकी सरबराही उमर अयूब करेंगे। कमेटी के दूसरे अरकान में सलमान अकरम राजा, अली अमीन गंडापुर, साहबजादा हामिद रज़ा और असद कैसर शामिल हैं। इमरान खान के जो 2 मुतालिबात हैं, उनमें एक तो सियासी कैदियों की रिहाई है और दूसरा 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की शफाफ तहकीकात सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस के नीचे JIT बनाई जाए। ट्विटर पर शेयर किए गए पैगाम में इमरान खान ने हुकूमत को वार्निंग दी है कि अगर 13 दिसंबर तक मुतालिबात तस्लीम ना किए तो हम तहरीक को शुरू करेंगे और बाइकआउट मुहिम शुरू करेंगे, जिसके पहले मरले में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को तरसीलात ज़र यानी रेमिटेंसेस जो बाहर के ममालिक में मौजूद पाकिस्तानी डॉलर्स भेजते हैं उनको महदूद किया जाएगा, उनका बाइकआउट किया जाएगा और इस तहरीक के नताइज की जिम्मेदार हुकूमत होगी। नाजरीन, सिविल नाफरमानी का मतलब हुकूमती अहकामात को ना मानना है, उसके रेट को चैलेंज करना है, यानी टैक्सेस नहीं देने, सरकारी वाजिबात की अदायगी नहीं करने, इससे इनकार करना होता है। आपको याद होगा कि अगस्त 2014 में भी इमरान खान ने मुल्क में सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने का ऐलान किया था। इस्लामाबाद में धरने के दौरान उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से इस्तीफ़ा देने का मुतालबा किया था और कहा था कि अगर नवाज शरीफ इस्तीफ़ा नहीं देते तो हम टैक्स और बिजली के बिल्स नहीं देंगे। उल्टा कंटेनर पर खड़े होकर बिजली के बिल्स जलाए गए थे। इमरान खान ने खुद जलाए थे बिजली के बिल्स और उस वक्त कहा था कि उनकी उस कॉल के बाद
तो नवाज शरीफ मुस्ताफ़ी तो नहीं हुए थे, बल्कि इमरान खान को सियासी जमातों और अपने कारकुनान की जानिब से तनकीद का निशाना बनाया गया था। सवाल ये भी है कि 9 मई को गुजरे 1 साल से भी ज़्यादा अरसा गुजर चुका है। बहुत से मोबाइल वीडियोस में तहरीक इंसाफ के बाकायदा रहनुमा मौजूद हैं जो नज़र आते हैं। ऐसे में जुडिशल इंक्वायरी में तहरीक इंसाफ क्या साबित कर सकती है? क्या कि 9 मई की तोड़ फोड़ जो है वो किसी और ने की है? अगर जो ज्वाइन कर रहे हैं, अजहर सिद्दीक साहब है, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, माहिर कानून है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब आपका। अजहर सिद्दीक साहब, नाकामी पे नाकामी हो रही है तहरीक इंसाफ को, इमरान खान साहब को। इमरान खान साहब ने, जैसे मैंने पहले भी कहा, धरने की कॉल इसलिए दी थी कि दबाव बढ़ाएं इस्टेब्लिशमेंट पर भी और हुकूमत पर भी। उल्टा लेने के देने पड़ गए। आप देखिए 1.5 साल के बाद कल क्या हुआ, 9 मई के मुकदमात में फर्द जुर्म आयद कर दी गई। अब वो कह रहे हैं कि सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाएंगे। आपको लगता है कि एक और गलती करने जा रही है तहरीक इंसाफ? बहुत शुक्रिया। देखें, आप शायद नाकामी समझ रहे हैं, मैं इसको नाकामी नहीं समझ रहा। आने वाले दिनों में आपको बड़ी क्लैरिटी के साथ आ जाएगी। जी का जाना ठहर गया, सुबह गया या शाम गया। शहबाज शरीफ आने वाले दिनों में आपको अंदाजा हो जाएगा कि उनकी गिरफ्त कितनी की रहेगी है गवर्नमेंट पे। और आप आने वाले दिनों में खुद देखिएगा कि ना उसके यहाँ तब्दीलियां आनी है। मौलाना फजलुर रहमान या बाकी अपोजिशन, ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के हवाले से हम लोगों ने काम शुरू कर दिया। और जहां तक ये 26 नवंबर वाला मामला है ना, 26 नवंबर वाला मामला हमारे ऊपर नहीं, ये हुकूमत वक्त के ऊपर आन गिरा है। फैसल वाडा ने भी ये लायबिलिटी लेने के लिए इनकार कर दिया और ये हुकूमत वक्त पे आ गई। इसीलिए कहा गया है कि 9 मई के ऊपर आप आए। 9 मई तो देखे पहले दिन से कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बना दें। अब 26 नवंबर के हवाले से भी जो पहले बातें करते थे कि जनाब कोई शहादत नहीं हुई है, अब 12 के करीब शहादतें आ गई हैं और बाकी भी सारा कुछ आ जाना। जब रिकॉर्ड सारा आएगा सामने, एक एक चीज आ जाएगी। लेकिन हमें जो समझना है, लेकिन आप देखें ना, इसी चीज को लेकर आपकी अपनी पार्टी में लड़ाइयां हो रही हैं। बैरिस्टर गौहर और अलीमा खान के दरमियान क्या इस बात पर तकरार नहीं हुई, जिसकी तस्दीक उन्होंने खुद की है? वो अलीमा खान साहब कहती हैं कि आप लोगों ने जो है वो क्यों 12 लोगों के नंबर्स दिए। तो बैरिस्टर गौहर साहब ने क्या ये नहीं कहा कि जो हमारे पास हकायक है हम तो वही देंगे ना? तो मतलब ये कि पार्टी के अंदर ये डिस्कशन हो रही है, तुमने ज्यादा तादाद क्यों दी तो तुमने कम क्यों दी? देखिए मेरी बात सुने, आप देखिए हर एक का अपना एक ओपिनियन है। बैरिस्टर गौहर साहब ने आपने कहा तो उन्होंने बात की जो डाटा अवेलेबल है। लेकिन एक बात तो हकीकत है कि डाटा जो है अभी तो जख्मियों का, अभी तो डाटा सारा इकट्ठा हो रहा है, अभी तो लोग आ नहीं रहे। अभी तो लोगों ने अंदराजे मुकदमा की दरखास्तें लेकर आनी है या इस्तगासे दायर करने हैं, वो सारा कुछ सामने आ जाएगा। तो मैं नहीं, यानी इस तरह की ये छोटी मोटी, अब देखिए डिफरेंसेस होना अलहदा बात है, लेकिन इसमें इख्तलाफ राय या ये समझना कि बिल्कुल एक दूसरे के मुखालिफ हो गए, वो मैं नहीं समझता ऐसी कोई बात है। पार्टी आज भी मुत्तहिद है। और बहुत देखें, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है ना कि बुशरा बीबी साहबा ने भी एक बात आकर कह दी, उसको भी इस तरह लिया जा रहा है कि जैसे उन्होंने तो बताया है, उन पे इल्जाम था कि वो छोड़ के भाग गई हैं। उन्होंने बताया कि नहीं, वो खड़ी रही हैं, वो आखिरी वक्त तक रही हैं, ऐसा मसला नहीं है। उन्होंने पार्टी के अंदर जो इख्तलाफ था उसको और बेनकाब कर दिया, उन्होंने पर्दा हटा दिया है। उन्होंने कहा मैं खड़ी हुई थी, मुझे जबरदस्ती ले जाया गया है। देखिए उन्होंने तो यही बात बताई है ना कि वो जो उन पे इल्जाम था वो वहां खड़ी रही हैं, बाकी लोग आगे। और देखिए दूसरा, एक गोलियों के सामने कौन खड़ा होता है? बुशरा बीबी साहबा की हिम्मत देखे ना कि वो एक घरेलू खातून होने के अलावा, गैर सियासी होने के अलावा उन्होंने इस बात का मुकाबला किया है। और बड़ी और जो इल्जाम था कि जो शोहदा हुए हैं उनके घर नहीं आना जाना, वो भी जाना चला गया। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, हमें जो समझना है कि हालात जिस सिमत में जा रहे हैं, मैं जो और सिमत एक देख रहा हूँ, याद रखिएगा सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है ये कामयाबी की तरफ गामजन होगी। और उसकी वजूहत आपके सामने मैं रख देता हूँ कि मुल्क इस वक्त 2014 में नाकाम हुई थी, कामयाब हुई थी सिविल नाफरमानी की तहरीक। देखिए वो उस वक्त के हालात, मारूजी हालात और थे। आप लोगों ने तो IMF को भी खत लिखे थे 2022 में, क्या बना उसका? IMF ने पैसे नहीं दिए, पैसे दिए।
तो देखिए वो ह्यूमन राइट वायलेशन पे आज भी हमारा स्टैंड है, और इस गवर्नमेंट को सोचना है कि खुदा ना खास्ता अगर अभी पता यही चल रहा है कि ओवरसीज पाकिस्तानी इंटरनेशनल अपना कोर्ट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस में जा रही हैं, अगर वो चले गए तो मैस्केयर के ऊपर हुकूमत वक्त को तो मुश्किल हो जाएगा, सैंक्शन बड़ी लग सकती है इसके ऊपर। सोचना यही है कि इस कभी बात ट्रंप को पर तकिया करते हैं, कभी ओवरसीज पर तकिया करते हैं, अब सिविल नाफरमानी पर आप लोगों ने तकिया कर लिया है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाएंगे तो शायद खान साहब बाहर आ जाएं। देखिए तरीका एक ही है, राणा साहब भी आज एक प्रोग्राम में कह रहे थे अदालतों से रिहाई मिलनी है, ना तो एहतजाज धरनों से रिहाई मिलनी है इमरान खान को, ना ही सिविल नाफरमानी की तहरीक चला के रिहाई मिलनी है। देखिए अपना ये तो अब आप बड़ी वाज़ेह है, इमरान खान साहब 180 का 88 के करीब मुकदमा तो हो गए हैं, 4 मुकदमा में सजा हुई, 2 में रिहाई हो गई, तीसरे में भी नैब भाग गया कि आप दोबारा इसको रिमांड कर दें। इमरान खान साहब अब ये जितने मुकदमे हुए, इमरान खान तो जेल के अंदर है। अब तो देखें 9 मई में एक जमानतें खारिज हुई, वो हो जानी, उसके बाद कौन सा मुकदमा रह गया जिसके अंदर इमरान को रखना है? वो आगे अब हुकूमत वक्त जो कह रही है, तो हुकूमत वक्त ये और क्या कर रही है? ये झूठे मुकदमे और जो दर्ज कर रही है, ये बंद करना, झूठे मुकदमे और दर्ज करना। कितने का और दर्ज करने हैं? आज तक जितने मुकदमे दर्ज किए हैं कोई बता दे कि जिसमें इमरान खान के खिलाफ वो केस चल सका, जबरदस्ती आपने सजाएं दे दी, वो सजाएं तो कायम नहीं रह सकी ना। अभी भी 9 मई के हवाले से बता दें एविडेंस, इमरान खान तो जेल में था, ये तो रिकॉर्ड के ऊपर अब आते हैं। और अभी तक अगर इतना ऐसा होता तो दहशतगर्दी के कवानीन को अगर आप समझना चाहें उस कानून को, तो 90 दिन के अंदर आप लोगों का मसला ये है कि एक हाथ आप लोग गर्दन पे रखते हैं, दूसरा हाथ आप लोग पैरों पे रखते हैं। एक तरफ मुज़ाकराती कमेटी 5 रुकनी के जाए मुज़ाकरात करें, अगर वो नहीं कामयाब होती तो फिर आप लोग कहते हैं कि हम लोग जो है वो सिविल नाफरमानी की तहरीक। आप लोगों का मसला ये है कि आप एक तरफ थ्रेट करते हैं, दूसरी तरफ बात भी करना चाहते हैं, तो ये 2 काम साथ साथ नहीं चल सकते। नहीं, देखिए एक बात बड़ी सामने है, वो समझना ये है कि कल हम पे इल्जाम ना रहे कि आपने 14 दिसंबर की जो कॉल दी है उससे पहले आपने गुफ्तो शनीद क्यों नहीं की है? 26 नवंबर का यही तो इल्जाम लगाते रहे कि हमने हालांकि कोई कमेटी नहीं बनाई। तो ये तो पॉलिटिकल हमारी एक कोशिश है जो हम साबित कर रहे हैं। लेकिन बात करें ना, मुज़ाकरात आप लोगों को करने हैं, आप लोगों ने करने हैं मुज़ाकरात, और मुज़ाकरात आप लोग शराइत पे करना चाहते हैं। तो वही शराइत है ना जो इमरान खान साहब कहते थे पहले ये हुकूमत छोड़े फिर बात होगी। जब वो बात करना चाहते थे आपने कहा हुकूमत छोड़े तो बात होगी। अब आप लोग ये बात करें कि पहले कैदियों को रिहा करें फिर बात होगी। नहीं, देखिए ना, सियासी कैदियों की रिहाई की बात हो रही है ना। जी। हम कौन सा कह रहे हैं? सियासी कैदियों जो आपने जारे कैद किए। और दूसरी जो बात है वो जुडिशल कमीशन है, क्या हमारा हक नहीं है? जो मॉडल टाउन सानिया का जब जुडिशल कमीशन बना था तो अब क्या आज है? 9 मई का जुडिशल कमीशन में बनाने में हर्ज क्या है? 26 नवंबर का जुडिशल कमीशन बनाने में हर्ज क्या है? यानी ये बड़े जायज और रीजनेबल मुतालबात हैं। अगर ये हुकूमत कसूरवार नहीं है, उन्होंने तो पहले यानी फौरी तौर के ऊपर ये बनाना चाहिए, और ये एक वायबल सोल्यूशन है। इस दफा हम ज्यादा स्ट्रॉन्गर फुटिंग पे होंगी, इनर लेवल के ऊपर भी गुफ्तगू शरीर चल रही है, और जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है, अगर ये ना बातें मानी, ये मुतालबा राणा साहब ने तो कह दिया है, राणा साहब ने तो भी एक प्रोग्राम में कह दिया है कि नॉट निगोशिएबल, कोई निगोशिएशन इस पे नहीं हो सकती इनके मुज़ाकरात पे, आप जितने मर्जी कह के मार लें। देखिए मैं बताऊं, बात बड़ी वाज़ेह है। तो भाई ये साबित कर रहा है ना कि आप हट दरबी के ऊपर हैं, आप डीड बने हुए हैं। हुकूमत वक्त का काम डीड बनना नहीं है, उसका कब देखें जुडिशल कमीशन बनाने में हर्ज किया। हम ये बड़ी जेन्युइन बात है हमारी। आपने सियासी कैदियों के ऊपर मिसाल के तौर पर अगर एक मुकदमे से रिहाई मिलती है, दूसरे में, हालांकि असूल यही है कि जितने मुकदमे जब एक दफा गिरफ्तार हो गए तो हर एक में गिरफ्तार हैं। आप ये तो बताएं ना कि कहाँ हैं, और इंसाफ के लिए दरवाजे बंद करने के लिए कभी 26वीं तरमीम, कभी जजेस की तैनाती, अब जजेस पैक करने के हवाले से आईनी बेंचेस अगर सुप्रीम कोर्ट में बनाए, हाई कोर्टों में क्यों नहीं बनाए? अभी बैठकर जितना जुल्म हो रहा है, पर्चे दर्ज, बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ खत्म हो गए। साहब एक बात बताएं, क्या ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान साहब जो हैं वो मौजूदा जो सियासी लीडरशिप है उससे नाराज़ हैं, और उनकी कोशिश है कि जो पुराने लोग हैं, उनके जो पुराने साथी हैं, उनके साथ उनको पार्टी में ओहदे दिए जाएं, वो पार्टी मामलात को लेकर आगे चलें, जिसमें मुसर्रफ चीमा है, फवाद चौधरी हैं और लोग हैं, उनके साथ वो मिलकर आगे चलना चाहते हैं, क्योंकि बकौल उनके ज़राए के मुताबिक वो समझते हैं कि तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप ने एहतजाज की कॉल्स हों, धरनों की कॉल्स हों, ना बाहर लोगों को निकाल सकी, ना इनकी स्ट्रेटजी दुरुस्त होती थी। देखिए सियासी तौर पर देखिए जो देखिए याद रखिएगा, सीजन पॉलिटिशियन की तो हर पार्टी को जरूरत है,
और मैं ये समझता हूं कि यकीनन कहीं ना कहीं कमी कुताही जरूर है कि मोटिवेशन मोबिलाइजेशन, लेकिन आप जब फस्तायत का मुकाबला कर रहे हो तो बड़ा मुश्किल है। इसीलिए इमरान खान साहब ने अब स्ट्रेटजी जरा बदली है और इसीलिए वजह यह है कि क़यादत में रीशफलिंग करने में हर्ज क्या है उसमें, और उनके मुताबिक यानी कोशिश कर, यानी पॉजिटिव कोशिश है ना, कोई बदमाशियां तो नहीं कर रही, कोई गुंडागर्दी या जोर जबरदस्ती तो नहीं कर रहे, और कोशिश यही है कि वो सियासी लीडरशिप आगे आए, और आगे इसमें हज भी कोई नहीं है। वो भी मिसाल के तौर पर अगर देखा जाए जो कमेटी बनाई है उसमें सलमान अकरम राजा तो हैं, या तो बताए नहीं है, असद कैसर जो पुराने ये सारे चले आ रहे थे, या तो बताए ना ये नहीं, ये लोग आगे नहीं थे, ये वही लोग हैं सारे आगे, और वही उन्हीं लोगों को आगे रखा गया है। और फर्क सिर्फ इतना है कि उन एक्टिवेट या मोबिलाइज करने की बातें, और ये एक अच्छी पॉजिटिव सेंस में मैं देख रहा हूं इसको, यानी नजर ये अब सियासत के जो दाव पेच है ना, इमरान खान साहब आप बेहतर तरीके से एक बेहतर स्ट्रेटजी के साथ सामने आ रहे हैं, और इसके रिजल्ट आप मुझे नजर आ रहे हैं, मैं तो आपके सामने आज कह रहा हूं। आज आप नोट कर लीजिए। बहुत शुक्रिया तहरीक इंसाफ के रहनुमा साहब मेरे साथ। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, फीडबैक दे, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दे, अल्लाह हाफिज।